है तो मईशत पर, लिस्टेड सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ने जा रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एंड व्हाट आर दोज स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड द सेक्टर्स के जिनमें एंट्री देने से पहले दो दफ़ा सोचना चाहिए, और वो कौन से सेक्टर और स्टॉक्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और अगर आपने कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म बनानी ही है तो फिर आप किन बातों का ख्याल रखें। इन सब बातों को डिस्कस करेंगे हम एहतशाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सानी भाई। सानी भाई, यहाँ पे मार्केट जो है जिस तरह मैं इस चार्ट के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा मार्केट की परफॉर्मेंस को, अगर राइट। आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो जाती है। ओके। और ये एक अपवर्ड रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 46,600 के करीब करीब है। और जब भी मार्केट इस लाइन के करीब आती है, मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेती है, सप्लाई आती है और मार्केट दोबारा से नीचे आ जाती है। अच्छा, राइट नाउ एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर बाजार है। और अगर आप इसको जस्ट प्राइस मूवमेंट और प्राइस एक्शंस के ऊपर कंसिडर करें तो हमें ये नजर आता है कि बाजार को इन एनी केस 42,000 का लेवल होल्ड करना चाहिए, ओके। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है। और हमने माजी में भी देखा कि जब जब बाजार इस लेवल पे आती है, बाजार में नए बायर्स आ जाते हैं और वो बाइंग करना शुरू कर देते हैं। वालेकुम। बाय द वे, नेस्डेक जो है इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स राइट नाउ, जो 18% के करीब करीब कैलेंडर ईयर टू डेट डिक्लाइन कर गया है। तो सिमिलरली आपकी जो बाकी मार्केट्स हैं, सिवाय एक सिंगापुरियन मार्केट्स के जिसने ईयर टू डेट 6% का रिटर्न दिया, दुनिया भर की मार्केट्स जो हैं वो इस साल 2022 में करेक्शन के अंदर हैं और वो करेक्शन दे रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज नॉट अ डिफरेंट स्टोरी। पाकिस्तान के अंदर भी हमने इस साल यही देखा कि लगभग केसी 100 इंडेक्स में 3.8% की करेक्शन हुई है ईयर टू डेट। जबकि दुनिया की और मार्केट्स हमने देखी है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुई। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक अगर हम एक जनरल आउटलुक देख लें इंडेक्स का, तो अगर आप ये स्क्रीन देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि केसी 100 इंडेक्स ने जो पीक आउट हुई लास्ट ईयर 48,000 के करीब करीब, उसके बाद से मार्केट जो है वो नए हाइज की तरफ नहीं गई। राइट। और कंटिन्यूसली जो है वो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चली गई है। और वो करेक्शंस जो है वो हमें नजर आ रही है मार्केट्स के अंदर। राइट। अगर हम इस ट्रेंड का जायजा लें तो हमें नजर आ रहा है कि जो हाई हमने देखा था जून 2021 में ओके। 48,900 के करीब करीब, राइट। उसके बाद मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेशन की है, नए हाइज नहीं लगाए। और ऑलमोस्ट जो लो है मार्केट का यही है जहां पे आजकल बाजार चल रही है 42,600 से 42,500। मीन्स कि 6,000 पॉइंट में तकरीबन हम पिछले कोई 10 महीने से 6,000 पॉइंट की रेंज के अंदर केसी 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो एंड ऑब्वियसली दिस इज इन लाइन विद द इंटरनेशनल मेल्टडाउन कि दुनिया भर की मार्केट्स में भी हमने देखा कि तकरीबन 3% से लेकर 18% तक की करेक्शन हुई है ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। और राइट। हमारी मार्केट्स के अंदर भी इस दौरान कंसोलिडेशन और ईयर टू डेट एक नेगेटिव रिटर्न नजर आया। कुछ को इश्यूज भी हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन द व्यूज़ ऑफ द एनालिस्ट कि बैंक्स जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रेट जो कि 14% से ऊपर रहने जा रहा है। ENP के लिए एक सोच है कि वो बेनिफिशियरी हो सकता है। फूड सेक्टर जो है वो यस एंड नो, विद कपल ऑफ यस एंड नोज, बिकॉज पाम ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से बातचीत नहीं की जिसका डायरेक्ट वास्ता आपके फूड आइटम से है। सो व्हेन यू लुक एट द सेक्टोरल लेवल, ये बैंक, ENP, फूड, how do you look at these sector down the road 6 to 8 months? Technically, how do you Uh, look? very interesting question. देखिए, equities in general they perform like poorly in a high and a rising inflationary environment. But within this inflationary environment there are certain sectors Done. जहाँ पे हमें benefit होता है। और हमें नज़र आता है कि हायर कमोडिटी प्राइसेस, हायर एनर्जी प्राइसेस उन कंपनीज के डायरेक्टली टॉप लाइन पे कंट्रीब्यूट करती हैं। और फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑपरेशनली अपने आप को अच्छी तरह से कर्टेल कर लेते हैं इस इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारे पास आती है।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक फूड सेक्टर का एक एनालिसिस कर लें KC 100 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो पिछले कोई 12 महीने के अंदर फूड सेक्टर ने ऑन एन एवरेज 21% के करीब करीब का जो है वो ग्रोथ दिखाई है। ओके। और ये जो ग्रोथ है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ट्रांसफर हो रही है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, इसमें सानी भाई देखने की ज़रूरत ये है कि अगर हमें इन्फ्लेशन आगे नज़र आ रहा है तो हमें देखना ये होगा कि ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जिसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उनको पॉजिटिवली मिल सकता है या उनको नेगेटिवली मिल सकता है। बिकॉज इन्फ्लेशन का एक जो दूसरा एंगल होता है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट होता है, और वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। राइट। तो ऑब्वियसली हमें इसका दोनों एंगल कंसिडर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जैसे आपने फाइनेंशियल सेक्टर की बात की, तो फाइनेंशियल सेक्टर यू आर राइट के हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में इनकी अर्निंग जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। राइट, मैं चाहूँगा कि स्पेसिफिक टू मेटको एंड यूनिटी इसका अगर कोई ग्राफ हो तो थोड़ा सा लोगों की रहनुमाई फरमाए। हाउ डू यू लुक एट दीज टू स्टॉक्स? जी जी, अगर हम फूड के अंदर ही अगर हम बात कर लें, सिर्फ हम मेडको की बात कर लेते हैं, तो अ, ये चार्ट मेरे पास, इसका मैं इसको लगा लेता हूँ आपके लिए। तो सानी भाई अगर आप देख सकें इस चार्ट को, तो ये मेडको फूड लिमिटेड का एक लॉन्ग टर्म चार्ट है। राइट। और इस लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 19 नवंबर को इस चार्ट ने कोई 18 रुपए का रेट टच किया, और उसके बाद अगस्त के अंदर ये शेयर 47 रुपीस तक भी गया, 48.75 का हाई टू बी एग्जैक्ट इसमें लगा है। राइट। तो इस पूरी सिचुएशन में हमने मेडको फूड के अंदर एक अच्छी प्राइस मूवमेंट देखी है, और उसके बाद हमने एक डिक्लाइन इसमें ऑब्जर्व किया। टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें इसके अंदर नज़र आता है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर तो ब्रेक होता है अपनी सपोर्ट लाइन से, तो शायद हमें कोई मजीद प्राइस के अंदर हमें डिक्लाइन नज़र आए मेडको फूड के अंदर। अदरवाइज हमने देखा है कि इसका लेवल तकरीबन 25 रुपए से लेके 26 रुपए के बीच में इस शेयर ने माजी में बहुत दफ़ा सपोर्ट ली है और डिमांड क्रिएट की है। तो राइट नाउ वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, जैसा कि KC 100 इंडेक्स एंड पे वेयर हमने डू यू कहा सी कि द रेजिस्टेंस? the resistance would be somewhere around 35 to 36 rupees. So in between अगर मार्केट ये रहता है तो कोई खातिर ख्वाह कोई डायरेक्शन इसकी बनेगी नहीं मेडको ओके। फूड की। तो वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग। अगर तो 25 रुपीस का रेट लोअर साइड के ऊपर इसका ब्रेक हो जाता है तो मजीद हमें प्राइस के अंदर प्रेशर नज़र आ सकता है, और अगर तो ये 35 रुपीज़ ऑन द हायर साइड ब्रेक करती है प्राइस मूवमेंट, तो फिर हमें ये पुराने बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर होता हुआ नजर आएगा। ओके, एंड हाउ अबाउट यूनिटी? अच्छा, यूनिटी की भी अगर हम बात करें तो यूनिटी ने भी कोई बहुत डिफरेंट स्टोरी पोर्ट्रे नहीं की हुई है। यूनिटी की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमने जो माजी में भी देखा, वो तकरीबन लगभग 20 रुपए के करीब करीब है। और अगर राइट नाउ भी अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रहा होगा कि ये 20 रुपए के करीब करीब आके इसके अंदर सपोर्ट आ जाती है। तो राइट। यूनिटी फूड जो है अगर तो यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करता है और किसी भी वजह से 20 रुपए का जो कि एक अच्छा इसका डिमांड जोन है वो ब्रेक करता है, तो हमें लगता है कि 15 रुपए के करीब करीब ये शेयर दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड 35 से 40 रुपीस का जो बैरियर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूसली एक सप्लाई नज़र आई है इस शेयर के अंदर। तो ऑब्वियसली ऑन द हायर साइड 35 टू 36 रुपीस सप्लाई साइड पे हमें नज़र आती है, एंड ऑन द लोअर साइड राइट नाउ ये बिल्कुल अपने लोस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मजीद किसी वजह से मार्केट में प्रेशर आता है तो शायद ये शेयर आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाए। ओके, ग्रेट। सो आखिर में मैं चाहूँगा कि इफ़ यू गॉट टू गिव एन एडवाइस टू अ कॉमन इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि वो किस तरह की बातों का ख्याल रखें, क्या करें, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द डूज एंड डोंट्स of the time when we are going through a forward inflation and a commodity pricing super cycle?
देखिए इसमें मैं एक एक रिटेल इन्वेस्टर को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है ना आप एक राइजिंग, हमें तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त हैं किस सिचुएशन में। राइट। हम एक राइजिंग इन्फ्लेशन सिचुएशन में है और दुनिया भर में एक फूड साइकिल के अंदर इंचअप आया हुआ है, प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में भी बढ़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। राइट। हमें इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। और स्टॉक्स, आपको पता है कि अगर स्टॉक्स इन्फ्लेशन है तो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आप सेफली प्ले कर सकते हैं। आई थिंक इस वक्त भी मार्केट्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 16-16, 17-17% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। तो अगर तो आप को ये नज़र नहीं आ रहा कि हमें कैपिटल गेन इस वक्त नहीं मिलेगा या मिलेगा, तो वैल्यू अट्रैक्शन को छोड़ दें, आप डिविडेंड यील्ड जो है उसके ऊपर आप चले जाएं। और कुछ फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं, कुछ एनर्जी की कंपनी है जहां पे हमें 18 से लेके 15% तक, कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं जिसके अंदर 15% तक का डिविडेंड यील्ड हमें मिल रहा है। तो हमें तो ये देखना होगा कि इस सिनेरियो में जहां पे राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, जहां पे इन्फ्लेशन हाई है, वहां पे कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसको फायदा होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज हैं कि जी यूरिया बिकना ही बिकना है, राइट। और कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो यूरिया की प्राइसेस में इजाफा होगा, उनकी टॉप लाइन बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी, और उनका एक कंसिस्टेंट पे आउट रिकॉर्ड भी है। राइट। तो फर्टिलाइजर में, विद इन फर्टिलाइजर आप देख लें 18-18% की डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज मौजूद हैं, उधर आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पे आपको लग रहा है कि शायद जो सिक्लिकल हेडविंड्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ने की वजह से वहां पे आगे प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो उसमें फॉर द टाइमिंग अपने आप को जो है ना सेफ रखें, सिक्योर रखें, और डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर, अगर तो इक्विटी मार्केट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिक्योर स्टॉक्स के अंदर ही अपना एक्सपोजर मेंटेन रखें। ओके, ग्रेट ग्रेट। ब्रदर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे एहतशाम, ही हैपन्स टू बी अ टेक्निकल एनालिस्ट। हमने प्रोग्राम के दरमियान डिस्कस किया कि फ़ूड इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस में वो कौन से हिस्सेस हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इम्पेक्ट हो सकते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। बैंकिंग सेक्टर के बारे में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये डायरेक्ट बेनिफिशरी होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द करंट इन्फ्लेशनरी पोजीशन एंड सिचुएशन एंड द चैलेंजेस, शरह सूद जो है वो गवर्नमेंट 14 से 15% के आसपास रखने जा रही है। PIBs लॉन्ग टर्म शायद 16% पे हुकूमत जो है वो पेपर्स इशू कर दे। सो 4 से 6 महीने जो है ये सिचुएशन सस्टेन करने जा रही है और बैंक जो है वो इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे। ENP हैपन्स टू बी अनदर सेक्टर विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट। फूड सेक्टर में इन डिटेल ही एक्सप्लेन द चार्ट्स मेटको और यूनिटी फूड्स के, और जिसमें बताया कि कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर सप्लाई आ जाती है, कौन से लेवल हैं कि जो अगर टच हो जाएं तो फिर आपको कंसिडर करना चाहिए। एंड ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द डिफेंसिव स्टॉक्स, और जब प्राइसिंग इतनी कम हुई हुई हो स्टॉक्स की तो आपको देखना चाहिए कि कौन से डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं कि जो 17-18% दे रहे हैं, और वो काफ़ी प्राइसेस, बिकॉज पाकिस्तान में जनरली बिकॉज ऑफ लिवरेज ओवर प्राइसिंग रहती है। सो बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज करेक्शन, अगर आपको कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है और उसकी डिविडेंड यील्ड 15% से ज़्यादा की है, तो दैट इज़ द आइडियल टाइम दैट यू शुड लुक एट दोज स्टॉक्स। और ये नंबर्स जो हैं बहुत ईजीली गूगल पे भी अवेलेबल हैं, मुझसे कहें आई कैन सेंड यू अ लिस्ट कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 15% से ज़्यादा की है, जिनकी प्राइसिंग इनफैक्ट 30 रुपये उससे कम भी है। सो यू कैन पिकअप दोज स्टॉक्स और उनके ऊपर लॉन्ग टर्म रिलाई कर सकते हैं। बाय लॉन्ग टर्म आई मीन कम से कम 2 साल का अरसा, और उससे पहले अगर थोड़े से भी हालात बेहतर होते हैं तो आपको कैपिटल गेन तो इमीडिएटली मिल ही सकता है। सो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं ड्यूटीज़ और लेवीज़ के ऊपर, इंपोर्ट्स को बैन करने से मुतालिक, इसका मईशत पे क्या असर पड़ने जा रहे हैं। एंड वी वुड वांट कि हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी हो और वो जस्टिफिकेशंस दें इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स के, अगर ये गवर्नमेंट सस्टेन करती है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।